कभी सोचा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो आज भी हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर कैसे कर रही है? आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की, एक ऐसी कहानी कि कैसे एक बागी, एक रेबल टूल, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। और देखिए, ये कोई थियोरेटिकल सवाल नहीं है ना? आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर मार्स पर घूम रहे रोवर तक सी लैंग्वेज आज भी बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर रही है। तो चलिए, इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि सी का जन्म कैसे हुआ, फिर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल बुक कैसे बनी और सी वक्त के साथ कैसे बदलती गई, और आखिर में हम ये समझेंगे कि इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी इतनी पावरफुल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक भाषा का जन्म, बेल लैब से व्हाइट बुक तक। देखिए, सी का जन्म हुआ था 1970s की शुरुआत में बेल लैब्स में, और इसे बनाया था डेनिस रिची ने। जानते हैं किस लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में मदद के लिए। मतलब ये कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट नहीं था कि चलो एक नई भाषा बनाते हैं, नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल था, एक जरूरत को पूरा करने के लिए। उस समय सी की जो पहली अनऑफिशियल रूल बुक थी, उसे KNRC कहते थे। ये नाम आया ब्रायन कर्नहन और डेनिस रिची की लिखी किताब द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सोच कर देखिए, कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं, कोई कमिटी नहीं, बस ये एक किताब थी, और यही किताब दुनिया भर के सी प्रोग्रामर्स के लिए बाइबल बन गई। मतलब जो इसमें लिखा है वही सच है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पोर्टेबिलिटी की समस्या। इसे हम सी प्रोग्रामिंग का वाइल्ड वेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे जैसे सी पॉपुलर हुई ना, प्रोग्रामिंग की दुनिया एक तरह से जंगल राज बन गई। कोई ऑफिशियल नियम तो थे नहीं, तो हर कंपनी, हर प्रोग्रामर सी का अपना अपना वर्जन बना रहा था। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और उस वाइल्ड वेस्ट का नतीजा ये देखिए, आप एक ही कोड लिखते हैं, वो एक कंपाइलर पर, एक मशीन पर तो एकदम परफेक्टली काम करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे दूसरे कंपाइलर पर चलाते हैं, वो ब्रेक हो जाता है, क्रैश। सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल बनाना मतलब एक ऐसा कोड लिखना जो हर जगह चले, वो एक बुरे सपने जैसा बन गया था। तो अब इस तीसरे हिस्से में देखते हैं कि सी की रूल बुक कैसे बनी। इस सारे कियोस को, इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट यानी ANSI ने कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने X3J11 नाम की एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी का सिर्फ एक ही मिशन था, सी लैंग्वेज के लिए एक ऑफिशियल, एक पक्की रूल बुक तैयार करना। और 1989 ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। इसी साल कमिटी ने सी का पहला ऑफिशियल स्टैंडर्ड पब्लिश किया। इसे दुनिया ने ANSI या C89 के नाम से जाना। वाइल्ड वेस्ट खत्म हो रहा था। तो KNRC और नए ANSI में फर्क क्या था? देखिए, ये नया स्टैंडर्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, इसने फंक्शन प्रोटोटाइप्स जैसी बहुत जरूरी चीजें ऐड की। इसको ऐसे समझिए जैसे फंक्शन के लिए एक ID कार्ड हो। ये कंपाइलर को पहले ही बता देता था कि भाई ये फंक्शन क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट देगा। इससे हुआ ये कि कोड में गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो गया और कोड कहीं ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बन गया। लेकिन कहानी 1989 पर खत्म नहीं होती। अब हम अपने चौथे हिस्से में हैं। सी कैसे विकसित होती रही। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही थी, कंप्यूटर्स पावरफुल हो रहे थे, और सी को भी इसके साथ साथ इवॉल्व होना था, बदलना था। और ये है सी स्टैंडर्ड की पूरी टाइमलाइन। C89 से शुरू होकर 1999 में आया C99, फिर C11, C17 और अब लेटेस्ट C23। ये साफ दिखाता है कि सी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे ISO वर्किंग ग्रुप वक्त के साथ बेहतर और मॉडर्न बनाता रहा है। जैसे कि C99 को ही ले लीजिए, इसमें लॉन्ग जैसे नए डेटा टाइप्स तो आए ही, पर एक बहुत छोटी मगर काम की चीज आई, सिंगल लाइन कमेंट्स। ये डबल स्लैश वाले, // ये C++ से लिया गया था। इससे प्रोग्रामर्स के लिए कोड को समझाना और पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो गया, मतलब लैंग्वेज और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बन गई। फिर आया C11 और ये एक गेम चेंजर था। इसने मल्टी थ्रेडिंग के लिए नेटिव सपोर्ट दिया। मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर्स में मल्टीपल कोर आने लगे, 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, C11 ने प्रोग्रामर्स को स्टैंडर्ड टूल्स दिए ताकि वो ऐसा कोड लिख सकें जो सारे कोर्स पर एक साथ चल सके। क्योंकि कंप्यूटर्स फास्ट हो रहे थे तो सी को भी फास्ट होना था। और फिर आया C17।
कभी कभी ना प्रोग्रेस का मतलब नई नई चीजें जोड़ना नहीं होता, बल्कि जो आपके पास है उसे और बेहतर बनाना होता है। C17 में कोई बड़े नए फीचर्स नहीं थे। इसका मेन फोकस C11 स्टैंडर्ड में जो कमियां थीं, जो डिफेक्ट्स थे, उन्हें ठीक करना था। भाषा को और ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद बनाना था। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सी की स्थायी विरासत। इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर एक स्टैंडर्ड बनाने से इतना फर्क पड़ता क्यों है? देखिए, इसका असर बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। एक अकेली रूल बुक का मतलब है कि सारे कंपाइलर बनाने वाले एक ही बात पर सहमत हैं कि सी क्या है। इससे क्या होता है? पोर्टेबल कोड, मतलब डेवलपर्स ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कहीं भी चलेगा, और इसी पोर्टेबल कोड से बनता है वो भरोसेमंद सॉफ्टवेयर, वो स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, जो हमारी आज की दुनिया की नींव हैं। इसीलिए सी आज भी सॉफ्टवेयर की रीढ़ की हड्डी है। सी के बनाने वाले डेनिस रिची ने खुद कहा था कि सी क्वर्की है, फ्लॉड है, मतलब इसमें अजीब बातें हैं, कमियां हैं, लेकिन साथ ही ये एक एनॉर्मस सक्सेस भी है। क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी की। ये असेंबली लैंग्वेज को हटाने के लिए काफ़ी एफिशिएंट थी, लेकिन साथ ही उससे कहीं ज़्यादा आसान और समझने लायक भी थी। तो आज जब हम एआई और नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के युग में जी रहे हैं, एक सवाल दिमाग में आता है, क्या सी की कहानी अब खत्म हो गई है, या शायद ये तो बस एक नई शुरुआत है? इस पर जरूर सोचिएगा।